एक दफ़ा की बात है कि दूर किसी गांव में रात के वक्त गुड्डू नाम का एक लड़का एक भालू के बच्चे को उसके माँ बाप से चोरी करके भाग रहा होता है। अरे ये क्या, ये भालू के बच्चे कितने भारी होते हैं। इसने तो मुझे बुरी तरह थका ही दिया है। अब जल्दी से इसे उठा कर चलता हूँ, कहीं इसके माँ बाप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाएं। ऐसा करता हूँ, अब मैं खेतों के रास्ते जाता हूँ, कहीं मुझे कोई देख ना ले। ये बोलकर गुड्डू खेतों की तरफ से भालू के बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त बड़ा भालू अपने बच्चे की गंध सूंघते हुए गांव आ जाता है और गांव के उसी घर के आगे पहुंच जाता है जहां गुड्डू रात को थोड़ी देर के लिए रुका होता है। भालू को उस घर के आगे एक गाय खड़ी दिखती है तो भालू उस गाय पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और गाय को मारने के बाद भालू वहां से चला जाता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी से जाती हूँ, गाय का दूध निकालती हूँ और उसे खाने के लिए घास भी डालती हूँ। ये बोलकर शांता अपनी गाय के पास दूध निकालने जाती है। अरे ये क्या हो गया, हाय मेरे रब्बा, मेरी गाय की ये हालत किसने कर दी। सुबह जब इसे यहाँ बांध कर गई थी तब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अब मैं क्या करूँगी, जल्दी से जाकर सरपंच जी को बताती हूँ। ये बोलकर शांता गांव के सरपंच के पास पहुंच जाती है। अरे सरपंच जी, आप ही बताएं, अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे शांता, इतनी सुबह सुबह ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना रो रही हो। सरपंच जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी गाय को घर से बाहर बांधा था, तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर मैं किसी काम के लिए घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद जैसे ही बाहर निकली तो मेरी गाय बाहर मरी हुई पड़ी थी। क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? इससे पहले तो इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त तुम्हारी गाय कहाँ है? सरपंच जी, वही मेरे घर के बाहर पड़ी है। चलो मुंशी, चलकर देखते हैं। ये बोलकर सरपंच और मुंशी शांता के साथ उसकी गाय के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, आखिर ऐसा कौन करेगा? कोई भी इतने बुरे तरीके से किसी गाय को कैसे मार सकता है? सरपंच साहब, इस गाय पर जो पंजों के निशान हैं, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। इतने में सरपंच के पास गुड्डू आता है जिसने भालू का बच्चा चोरी किया होता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों गुड्डू, क्या हुआ और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सरपंच जी, किसी ने खेतों में मेरे बैल को बेरहमी से मार दिया। क्या? हमें जल्दी से उसके पास ले चलो। ये बोलकर सरपंच, मुंशी और शांता तीनों गुड्डू के साथ उसके बैल के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच साहब, मैं अपने बैल को यहाँ खड़ा करके सिर्फ पानी पीने ही गया था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया तो ये यहाँ मुझे इस हालत में मिला। देखो मुंशी, इसे भी बिल्कुल शांता की गाय की तरह ही मारा गया है और इस पर भी बिल्कुल वैसे ही पंजों के निशान हैं। जी सरपंच साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि साथ वाले जंगल से किसी जानवर ने आकर इन्हें मारा है। लेकिन साथ वाले जंगल में तो कुछ जंगली भालू रहते हैं, और तो और उन्होंने तो कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया और ना ही कभी गांव की तरफ आए हैं। और मैं तो अक्सर बचा हुआ खाना लेकर जंगल के बाहर उन भालुओं के लिए रख देती हूँ। मुंशी, वैसे तो शांता की बात भी ठीक है, वो भालू बहुत वक्त से इसी जंगल में रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। गुड्डू ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है, अरे मुझे लगता है वो बड़ा भालू अपने बच्चे की तलाश में यहाँ तक आया था, कहीं इन सबको पता न चल जाए कि मैंने उसका बच्चा चोरी किया है। मुंशी, तुम ऐसा करो कि साथ वाले गांव से उन दो शिकारी भाइयों को मेरे पास ले आओ। अगर हमने वक्त पर कोई रास्ता न निकाला तो वो भालू कल को किसी इंसान की भी जान ले सकते हैं। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें बुलाकर लाता हूँ। ये बोलकर मुंशी उन शिकारी भाइयों की तरफ रवाना हो जाता है और थोड़ी देर के बाद मुंशी उन शिकारी भाइयों के साथ सरपंच के सामने हाजिर हो जाता है। जी सरपंच साहब, क्या आपने हमें बुलाया? हाँ शिकारी भाइयों, मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। कैसी मदद सरपंच साहब? तुम दोनों को मेरे लिए साथ वाले जंगल में रहने वाले भालुओं को मारना होगा। सरपंच साहब, वो तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ खूंखार जानवरों को मारते हैं जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाएं। हम किसी मासूम और बेकसूर जानवर को नहीं मारते। सही कहा बड़े भाई,
वैसे सरपंच साहब, ऐसी भी क्या नौबत आ गई जो आप उन जंगली भालुओं को मरवाना चाहते हैं? वो भालू तो बहुत सालों से इसी जंगल में रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी भी किसी इंसान पर हमला किया हो या किसी का कोई नुकसान किया हो। असल में बात यह है कि उन जंगली भालुओं ने आज सुबह हमारे गांव की 2 गायों को बेरहमी से मार दिया और मुझे बस ये डर है कि इसके बाद वो भालू कहीं गांव वालों को किसी किस्म का और नुकसान न पहुंचा दें। सरपंच साहब, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। क्या हम उन मरी हुई गायों को देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जाओ मुंशी, इन दोनों को वो दोनों गायें बता दो। ठीक है सरपंच साहब। मुंशी दोनों शिकारी भाइयों को मरी हुई गायों के पास ले जाता है। अरे ये क्या, बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है इन्हें। सही कहा। मुझे लगता है कि जंगल के भालू भूखे हो गए हैं, इसीलिए वो यहाँ आकर इन जानवरों का ये हाल कर रहे हैं। नहीं नहीं मुंशी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भालू भूखा होता तो तुम्हें यहाँ सिर्फ इन जानवरों की हड्डियाँ ही मिलती। हाँ, सही कहा। उसने सिर्फ इन जानवरों को मारा है और बगैर खाए ही चला गया। जंगली भालू कभी भी ऐसा नहीं करते। जरूर कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? जरूर उन भालुओं को किसी गांव वाले ने कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। मुंशी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस वक्त साथ वाले जंगल में कितने भालू हैं? गांव वालों के मुताबिक इस वक्त जंगल में सिर्फ 4 भालू ही रह गए हैं, जिनमें से 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे हैं। तो ठीक है मुंशी, हम अब जंगल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। ये बोलकर दोनों शिकारी भाई जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बड़े भाई, जंगल तो हम आ गए, अब उन भालुओं को हम कैसे ढूंढें? छोटे भाई, भालू या तो इस वक्त जंगल की नदी से मछलियाँ पकड़ के खा रहे होंगे या तो वो जंगल में अपनी गुफा के आसपास ही होंगे। तो ठीक है बड़े भाई, हम पहले उन्हें नदी के पास देखते हैं। ये बोलकर दोनों शिकारी जंगल की नदी के पास पहुंच जाते हैं। बड़े भाई, यहाँ तो कोई भी भालू नहीं दिख रहा और देखो तो नदी भी मछलियों से भरी पड़ी है। लगता है आपका शक सही है, जरूर किसी ने उन भालुओं को कुछ नुकसान पहुंचाया है। सही कहा छोटे भाई, चलो अब हम उन भालुओं की गुफा ढूंढते हैं। ये बोलकर दोनों भाई जंगल में भालुओं की गुफा की तलाश में लग जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो भालू अपनी गुफा के बाहर दिख जाते हैं। छोटे भाई, आखिरकार हमने उन्हें ढूंढ ही लिया। हाँ भाई, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 ही भालू हैं। मुंशी ने तो कहा था कि वहाँ जंगल में 4 भालू हैं, जिनमें से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, लेकिन इनमें से एक छोटा भालू गायब है। ऐसा करते हैं, हम यहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ऐसे तो छोटे भालू अपने माँ बाप से ज्यादा दूर नहीं जाते। अगर वो दूसरा छोटा भालू यहीं कहीं हुआ तो वो थोड़ी देर में ही हमारे सामने आ जाएगा। दोनों भाई बहुत देर तक छोटे भालू का इंतजार करते हैं, लेकिन छोटा भालू उनके सामने नहीं आता और ना ही उन्हें दिखता है। चलो भाई, बहुत देर हो गई है, हमें अब जाना चाहिए। दोनों शिकारी भाई वापस सरपंच की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे, आ गए तुम दोनों शिकारी भाई। तो बताओ, क्या तुम लोगों ने उन सभी जंगली भालुओं को मार दिया? नहीं सरपंच साहब, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम मासूम जानवरों को नहीं मारते। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? उन जंगली भालुओं ने गांव की 2 गायों को बेरहमी से मार दिया और तुम उन्हें मासूम कह रहे हो? सरपंच जी, मुंशी ने हमें बताया था कि इस वक्त जंगल में 4 भालू मौजूद हैं, लेकिन जब हमने जंगल जाकर देखा तो वहाँ हमें सिर्फ 3 भालू ही दिखे, 2 बड़े और एक छोटा बच्चा। दूसरा छोटा बच्चा वहाँ से गायब है। तो ये सब बताने का क्या मतलब? इस सब का मतलब ये है कि आपके गांव में से ही किसी ने उन भालुओं का एक बच्चा चोरी कर लिया है, जिसकी वजह से बड़ा भालू अपने बच्चे की गंध सूंघते हुए गांव तक आ गया और उसने गुस्से में गांव की 2 गायों को मार दिया। तो फिर हमें तो कुछ न कुछ करना ही होगा, जिससे हम इन भालुओं को किसी तरह रोक सकें। बस एक ही रास्ता है कि हम उस भालू को उसका बच्चा वापस लौटा दें। पर वो कैसे? हमें तो चोर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी आप फिक्र ना करें, भालुओं की सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। वो अपने बच्चे की गंध सूंघते हुए खुद उस चोर तक पहुंच जाएगा। बस हमें उस भालू का पीछा करना होगा ताकि कहीं वो उस चोर को जान से ना मार दे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो भालू गांव में किस वक्त आएंगे?
वो भालू शायद आज रात फिर से यहाँ आए, क्योंकि जब तक वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को कल सुबह तक का वक्त देता हूँ। अगर सुबह तक तुम लोगों ने उस चोर का पता ना लगाया तो फिर तुम लोगों को जंगल जाकर उन भालुओं को मारना ही होगा। अब सरपंच दोनों शिकारियों को चोर को पकड़ने के लिए वक्त दे देता है और अब रात का वक्त होता है और दोनों शिकारी भाई भालू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में भालू गांव में दाखिल हो जाता है और शांता के घर के बाहर खड़ा होकर जोर से दहाड़ता है और वहां दोनों शिकारी भाई भालू की दहाड़ सुन लेते हैं। लगता है वो भालू गांव में आ गया है, ये उसी की आवाज थी। चलो उसे ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं। अब भालू खेतों में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने गुड्डू के बैल को मारा होता है और यहाँ भी भालू खड़ा होकर जोर से दहाड़ता है। इतने में दोनों शिकारी भाई चुपके से भालू के पास पहुंच जाते हैं और भालू भी आगे बढ़ जाता है और दोनों शिकारी चुपके से इसका पीछा कर रहे होते हैं। इतने में भालू गुड्डू के घर के पास पहुंच जाता है और अचानक से गुड्डू के घर को तोड़ने पर लग जाता है। बड़े भाई अब क्या करें, ये तो उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये उसे जान से ही न मार दे। इतने में घर के अंदर से गुड्डू के चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ इस पागल भालू से, वरना ये मुझे जान से मार डालेगा। छोटे भाई चलो अब जल्दी से हवा में एक गोली मारो ताकि गोली की आवाज सुनकर वो भालू यहाँ से भाग जाए। और फिर शिकारी हवा में गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर भालू उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है और भालू के भागने के बाद गुड्डू अपने घर से बाहर निकल आता है। अरे शुक्र है शिकारी भाई जो आप दोनों वक्त पर यहाँ आ गए, वरना ये पागल भालू आज मेरा घर गिरा देता और मुझे जान से मार देता। वैसे आप लोगों ने अब तक इन्हें मारा क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, हम सुबह होते ही उन सब जंगली भालुओं को मार देंगे, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है अब मुझे जाकर सोना चाहिए। ये बोलकर गुड्डू अपने घर के अंदर चला जाता है। आखिरकार मिल ही गया हमारा चोर। बड़े भाई क्या मतलब? वो भालू का बच्चा गुड्डू के घर में ही है। बड़ा भालू अपने बच्चे की गंध सूंघते हुए गुड्डू के घर तक आ गया। बस अब सुबह होने का इंतजार है। अब सुबह होते ही दोनों शिकारी सरपंच के सामने हाजिर होते हैं। तो बताओ तुम लोगों ने उस चोर को ढूंढ लिया या नहीं? सरपंच साहब, रात को वो भालू गांव आया था और अपने बच्चे की गंध सूंघते हुए वो खुद उस चोर के घर तक पहुंच गया। ये तो शुक्र है जो वक्त पर हम वहां पहुंच गए, वरना भालू उस चोर की भी वही हालत करता जो उसने उन गायों की थी। अच्छा तो बताओ कौन है वो चोर? सरपंच साहब, वो चोर और कोई नहीं, आपके गांव का गुड्डू ही है। बस आप एक बार इजाजत दे दें तो हम एक बार उसके घर की तलाशी लेना चाहेंगे। क्या गुड्डू? गुड्डू चोर है? तो ठीक है, तुम दोनों मुंशी के साथ जाकर उसके घर की तलाशी ले लो, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ कुछ ना मिला तो फिर तुम लोगों को उसी वक्त जाकर उन जंगली भालुओं को मारना होगा। दोनों शिकारी मुंशी के साथ गुड्डू के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गुड्डू घर पर नहीं होता। गुड्डू के घर पर ना होने के बावजूद तीनों उसके घर में घुस जाते हैं और घर के अंदर आते ही उन तीनों की नज़र पिंजरे में बंद भालू के बच्चे पर पड़ती है, तो वो तीनों भालू के बच्चे को पिंजरे के साथ ही सरपंच के सामने ले जाते हैं। ये ले सरपंच साहब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भालू के बच्चे को गुड्डू ने ही चोरी किया है। ये भालू का बच्चा पिंजरे में कैद हमें गुड्डू के घर में मिला है। वैसे गुड्डू से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। उसे बोलो कि जल्दी से यहाँ मेरे सामने हाजिर हो। थोड़ी देर के बाद गुड्डू भी सरपंच के सामने हाजिर हो जाता है। मुझे पता नहीं था गुड्डू कि तुम एक चोर भी हो, और वो भी ऐसे चोर जो कि जानवरों के बच्चे चोरी करता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो तो देखा जाएगा, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुमने उन भालुओं के बच्चे को क्यों चुराया? सरपंच साहब, मैं अक्सर अपने घर से बचा हुआ खाना लेकर जंगल जाता और वो खाना मैं उन जंगली भालुओं को डाल देता और खुद जंगल की नदी से मैं मछलियाँ पकड़ने लग जाता और मछलियाँ पकड़ने के बाद मैं वापस अपने घर आ जाता।
मैं हफ्ते में 2 से 3 बार जंगल की नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाया करता था और वो जंगली भालू मुझे कभी भी कुछ ना कहते थे। एक दिन मैं मछलियाँ पकड़ने के बाद जंगल से बाहर निकल रहा था तो मुझे एक आदमी मिला। अरे ये क्या, मैंने तो सुना है कि इस जंगल में बहुत से खूंखार भालू रहते हैं, लेकिन तुम तो इसी जंगल से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर निकल रहे हो। अरे नहीं, असल में मैं हमेशा यहाँ से मछलियाँ पकड़कर साथ ले जाता हूँ और वो जंगली भालू सच में बहुत खूंखार हैं, मगर वो मुझे कुछ नहीं कहते। अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। अरे शुक्रिया। वैसे अगर आप मेरा एक काम कर दो तो उस काम के बदले मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ, कैसा काम? अगर तुम मुझे इन भालुओं का एक बच्चा ला दो तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। और वैसे भी तुम्हें तो वो भालू कुछ नहीं कहते, इसीलिए तुम्हारे लिए ये काम बहुत ही आसान होगा। इस तरह मैं लालच में आ गया और रात होते ही जंगल की तरफ रवाना हो गया और वहाँ भालू की गुफा के पास पहुँच गया। तो मैंने देखा कि वहाँ सभी भालू सो रहे हैं, तो मैंने चुपचाप उन भालुओं का एक बच्चा उठा लिया और उसे चोरी करके अपने साथ ले आया। और उस सब के बाद मैंने उस आदमी का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो आदमी उसके बाद मुझे कभी नहीं दिखा। गुड्डू, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मुझे तुमसे इस सब की तो बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बैल के साथ साथ वो भालू शांता की गाय को भी मार गया। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम अभी के अभी ये गांव छोड़ के चले जाओ और दोबारा कभी इस गांव में ना दिखना। सरपंच गुड्डू को गांव से निकाल देता है और फिर सरपंच, मुंशी और दोनों शिकारी भालू के बच्चे को लेकर जंगल के पास पहुंच जाते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। बाकी भालू भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने बच्चे को साथ लेकर चले जाते हैं। शिकारी भाइयों, तुम दोनों शिकारी होने के साथ साथ बहुत अच्छे जासूस भी हो। अगर तुम दोनों की जगह कोई और शिकारी होता तो वो बिना सोचे समझे उन जंगली भालुओं को ऐसे ही मार देता, लेकिन तुम दोनों ने सच का पता लगाया और उन बेकसूर भालुओं को मरने से बचाया और साथ ही साथ एक चोर का भी पता लगाया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा की बात है कि गांव में एक जग्गू नाम के आदमी की सब्जी की दुकान थी। जग्गू अपने खेतों में सब्जी उगाता और फिर उस सब्जी को वो महंगे दामों में बेचता और साथ ही साथ जग्गू किसी से भी अच्छे तरीके से पेश ना आता। अरे बेटा, टमाटर कैसे किलो दिए? टमाटर 50 रुपए किलो। अरे बेटा, टमाटर इतने महंगे? बेटा, मैं एक गरीब औरत हूँ, क्या तुम मुझे किलो टमाटर 20 रुपए में दोगे? अरे नहीं, इतनी कम कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जाओ कहीं और से ले लो। बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, अगर तुम मुझे टमाटर नहीं दोगे तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। देखो अम्मा, मेरा धंधे का वक्त है, मुझे परेशान ना करो। अगर तुम बूढ़ी हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझसे टमाटर लेने हैं तो 50 रुपए पूरे देने होंगे, वरना यहाँ से चली जाओ। अरे कितने बदतमीज हो तुम, मैं कहीं और से ही ले लूँगी। हाँ, जाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसी गांव में एक बाबा नाम का बूढ़ा आदमी भी था और वो भी अपने ही खेतों में सब्जी उगाकर अपनी दुकान पर बेचता था, लेकिन वो सब्जी बहुत ही कम कीमत में बेचता था और तो और बाबा अपने ग्राहकों से बहुत ही अच्छे से पेश आता था। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत बाबा की दुकान पर आती है। भाई, टमाटर कैसे किलो दिए? बहन, टमाटर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में किलो। बताएं आपको कितने चाहिए? भाई, मुझे तो सिर्फ 1 किलो ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 1 किलो के सिर्फ 20 रुपए ही दे सकती हूँ। कोई बात नहीं बहन, आप 20 रुपए दे दो। शुक्रिया भाई, यहाँ तुम एक तो सब्जी इतने कम कीमत पर बेचते हो और तो और तुम अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो, और वहाँ दूसरी तरफ वो जग्गा सब्जी भी बहुत महंगी देता है और तो और उसे किसी से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। ये तो बहुत ही बुरी बात है, कम से कम उसे अपने ग्राहकों से तो अच्छे से पेश आना चाहिए। इस सब के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से सब्जी लेकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जग्गा के पास एक आदमी सब्जी लेने आता है। अरे जग्गा, आलू कैसे किलो दिए? आलू 40 रुपए किलो। क्या 40 रुपए? लेकिन बाबा तो वहाँ 20 रुपए में किलो आलू दे रहा है।
तुम तो कुछ ज्यादा ही महंगे दे रहे हो। मेरी मर्जी, मैं जितने में भी बेचूं। अगर लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। एक तो तुम सारे गांव वालों को महंगे दामों में सब्जी बेचकर चूना लगा रहे हो और फिर ऊपर से बातें भी सुना रहे हो। अगर तुम सबके साथ ऐसा ही करते रहे तो एक दिन तुम्हारी दुकान पर कोई भी सब्जी लेने नहीं आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां यहीं पर पड़ी सड़ जाएंगी। जग्गा को बातें सुनाने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इस बाबा का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर ऐसे ही वो मुझसे कम दाम में सब्जी बेचता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अगले दिन जग्गा बाबा की दुकान पर आता है। अरे जग्गा, कैसे हो? बताओ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। बताओ जग्गा, क्या बात है? बाबा, भले तुम सब्जी इतने कम दामों में क्यों बेच रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे सारे ग्राहक अब मुझसे सब्जी नहीं ले रहे। देखो जग्गा, तुम्हारे ग्राहक मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी वजह से ही तुमसे सब्जी नहीं लेते। एक तो तुम सब्जी बहुत महंगे दामों में बेचते हो और तो और साथ ही साथ तुम अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश भी नहीं आते। देखो बाबा, इस पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों ही सब्जी बेचते हैं, तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि हम अपनी मर्जी की कीमत में सब्जी बेचें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। नहीं जग्गा, गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सब्जी महंगी होने की वजह से खरीद नहीं पाते और तो और मैं कम दाम में सब्जी बेचकर भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। बाबा, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगे। मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। ये बोलकर जग्गा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जग्गा जब अपने घर से निकलता है तो उसकी बीवी उसे बोलती है, रुको जग्गा, बात सुनो। अरे अब क्या हुआ? जल्दी बोलो, मुझे दुकान पर जाने से देरी हो रही है। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम मेरी गाय को अपने साथ ले जाओ और इसे वक्त पर खाना देना। अरे तो अब इसे मैं दुकान पर क्यों लेकर जाऊँ? घर पर ही बांध दो। नहीं जग्गा, आजकल गाय की चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं इसे घर में अकेला छोड़कर जाऊंगी तो कोई चोर पीछे से आकर हमारी गाय को चोरी कर लेगा। इसीलिए तुम इसे अपने साथ दुकान पर ले जाओ और इसका बहुत ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे अब ये क्या मुसीबत है? जग्गा अपनी बीवी की लाडली गाय को अपने साथ दुकान पर ले आता है। इतने में जग्गा की नज़र गाय पर पड़ती है तो वो देखता है कि गाय सब्जी बहुत शौक से खा रही है। अरे वाह, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं इस गाय को बाबा के खेतों में छोड़ दूं? ये उसकी सारी सब्जियां खराब कर देगी। ये सब सोचने के बाद जग्गा बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी गाय को ले जाकर बाबा के सब्जी के खेतों में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। गाय थोड़ी ही देर में कुछ सब्जियां खा लेती है और कुछ सब्जियों को गाय अपने पैरों के तले कुचल देती है और इस सब में बाबा की सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं और इतने में ही बाबा अपने खेतों में आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये किसकी गाय है? भागो यहाँ से। बाबा गाय को वहाँ से भगा देता है और रोने लग जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे खेतों के साथ? सारी सब्जियां खराब हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। जिसने भी मेरे साथ इतना बुरा किया है उसके भी साथ ऐसे ही बुरा होगा। इस सब के बाद जग्गा की गाय वापस जग्गा के पास ही आ जाती है। अरे शाबाश, तुम तो बहुत काम की गाय हो। तभी तो मैं बोलूं कि क्यों मेरी बीवी मुझसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करती है। वैसे आज जितनी सब्जी तुमने खाई है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हें खाना देने की जरूरत है। इस सब के बाद जग्गा अपनी गाय को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन सुबह के वक्त जग्गा की बीवी भी आ जाती है। अरे तुम आ गई? हाँ, तुमने मेरी गाय का ठीक से ख्याल तो रखा ना और उसे वक्त पर खाना दिया? हाँ, मैंने तुम्हारी गाय का बहुत ख्याल भी रखा और उसे पेट भर खाना भी दिया। बस अब मैं दुकान पर जाता हूँ। ये बोलकर जग्गा अपनी दुकान पर आ जाता है और थोड़ी ही देर के बाद उसकी बीवी टीना उसकी दुकान पर आ जाती है और साथ में अपनी गाय को भी लाती है। अरे टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जग्गा, सच सच बताओ, तुमने मेरी गाय के साथ क्या किया? कुछ भी तो नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी गाय को? मेरी गाय जब भी मुंह खोलती है तो आग उगलती है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे घास डाली थी तो इसने जैसे ही उस घास को खाने के लिए अपना मुंह खोला तो अचानक से इसके मुंह से आग निकलने लगी और उस आग की वजह से वो सारी घास जल गई। हाँ? क्या ये कैसे हो सकता है?
इतने में गाय जग्गा के सामने अपना मुंह खोलती है तो फिर से उसके मुंह से आग निकलने लग जाती है। देखो टीना, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। कल मैं ये गाय तुम्हारे ही पास छोड़कर गई थी। कुछ भी करके इसे वापस ठीक करो। अगर ये ऐसे ही आग उगलती रही तो ये कुछ भी नहीं खा पाएगी और भूखा रहने की वजह से मर जाएगी। और अगर इस गाय को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जब तक तुम मेरी गाय को वापस पहले जैसा ना कर दो तब तक तुम घर नहीं आना, समझे ना? ये सब बोल के टीना वहाँ से चली जाती है। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई भी गाय कैसे आग उगल सकती है? अब मैं क्या करूं? जब तक इस गाय को मैं ठीक नहीं करता तब तक मैं घर नहीं जा पाऊंगा। और अगर इस गाय को कुछ हो गया तो मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी। इतने में गाय एक बार और अपना मुंह खोलती है और आग उगलती है। अरे अब मुझे समझ आया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि कल मैंने और इस गाय ने मिलकर बाबा के साथ जो कुछ भी किया ये उस सब की ही सज़ा है। मैंने बाबा के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही बुरा कर लिया। शायद बाबा ने ही हमें बद्दुआ दी हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब मुझे जाकर बाबा से माफ़ी मांगनी होगी। शायद उससे माफ़ी मांगने पर सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। जग्गा अपनी गाय को लेकर बाबा के घर चला जाता है। अरे जग्गा, तुम यहाँ कैसे? बाबा मुझे माफ़ कर दो। कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। क्या वो सब तुमने किया था? बाबा उस दिन तुमसे बहस करने के बाद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मैंने ही अपनी गाय को तुम्हारे खेतों में छोड़ा था और मेरी ही वजह से तुम्हारी सारी सब्जियां खराब हो गई। उस सब के बाद अब जैसे ही मेरी गाय खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से आग निकलती है और उस आग की वजह से वो खाना वहीं जलकर राख हो जाता है। ओह अच्छा, तो ऐसा है। लगता है मेरी बद्दुआ तुम्हें लग गई। हाँ, ये सब तुम्हारी बद्दुआ का ही नतीजा है। बस तुम हमें माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी भी किसी के साथ भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अच्छा, और जो तुमने मेरा इतना नुकसान किया है उस सब का क्या? मैं तुम्हारे खेतों में फिर से सब्जी उगाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और जब तक तुम्हारे खेतों में सब्जी नहीं उगती तब तक तुम बिना पैसे दिए मेरे खेतों से सब्जी ले जाकर बेच सकते हो। अब तो तुम मुझे माफ़ कर दो। माफ़ तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस सब के अलावा तुम्हें मेरी एक और बात माननी होगी। तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें ये वादा करना होगा कि आज के बाद तुम गांव वालों को कम दाम में सब्जी दोगे और तो और सब के साथ अच्छे से पेश आओगे। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब तो मुझे माफ़ कर दो। तो ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बाबा के माफ़ कर देने के बाद गाय आग उगलना बंद कर देती है और फिर से पहले की तरह घास खाने पर लग जाती है। ये सब देखकर जग्गा बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाबा, जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मेरी गाय वापस पहले जैसी हो गई। अगर ये गाय ठीक ना होती तो मेरी बीवी मेरी जान ले लेती। और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है।